हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं पेडागोजी क्लास सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ दे रखा है, बाल विकास का कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावात्मक घटक से संबंधित है। तो बात किसकी हो रही है, बच्चों के भावात्मक घटक की। भावात्मक का मतलब क्या होता है, इमोशंस से होता है। जैसे कि व्यक्तियों, वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चे की जो भावनाएं होती हैं वो हमें बतानी है कि ये कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, कौन से इसके घटक होते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। शारीरिक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, संवेगात्मक होते हैं, संज्ञानात्मक। बात हो रही है बच्चों की, तो बच्चों में संज्ञानात्मक की बात आप नहीं करेंगे, शारीरिक भी नहीं होते हैं, ना ही ये किसी आध्यात्मिक, किसी धर्म से, किसी भी पूजा से, किसी चीज़ से जुड़े हुए नहीं है। ये क्या होते हैं, बात भावना की हो रही है, तो भाव जो होते हैं किस में होते हैं, संवेगों में होते हैं, अर्थात इमोशंस की बात है, तो संवेगात्मक यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ दिया हुआ है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, व्यक्ति जो अलग अलग होते हैं, तो वो क्या बताता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सभी बच्चों के, यहाँ पर क्या दे रखा है, सभी बच्चों के शारीरिक विकास की गति एक समान होती है। जी नहीं, बात किसकी हो रही है, व्यक्तिगत भिन्नता की, तो इसमें ध्यान रखेंगे सभी बच्चों के शारीरिक गति जो है वो एक समान नहीं होती हैं। ऑप्शन बी में दिया है, सभी बच्चों की वृद्धि की गति एक जैसी होती है। तो सभी बच्चों की वृद्धि की गति भी एक जैसी नहीं हो सकती है, विभिन्न बच्चों के और वृद्धि की गति में अंतर हो सकता है। तो यहाँ पर विकास जो है स्किप हो गया है, इसलिए आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे विकास। विकास और वृद्धि की गति में क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमें मिल गया है वो क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। बच्चों के विकास और वृद्धि में क्या होता है, अंतर हो सकता है अगर बच्चे भिन्न भिन्न हैं तो। डी में दे रखा है, सभी बच्चों के भाषाई विकास की गति एक समान होती है। तो भाषा की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की वृद्धि और विकास में अंतर होता है अगर बच्चे भिन्न भिन्न व्यक्तित्व हैं, अलग अलग बच्चे हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में दिया है, यहाँ पर दे रखा है 3 में, बच्चा समाज में अपनी भूमिकाओं को किन प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। तो बच्चे को पता लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या रोल है समाज में, तो वो किसके द्वारा उसको पता लगता है। ऑप्शन ए में दे रखा है, समाजीकरण व उत्संस्करण, समावेशन व समायोजन, अनुकूलन व समायोजन, अनुकूलन व उत्संस्करण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिकरण और उत्संस्करण। बच्चे को संस्कार दिए जाते हैं, बच्चे को चीज़ें सिखाई जाती हैं, बच्चे को बताया जाता है तुम छोटे हो, बड़ों का सम्मान करो, उन्हें नमस्ते करो, उन्हें आप से बोलो। तो बच्चे को पता लग जाता है कि वो छोटा है, उसको बताया जा रहा है कि उसको बड़ों को रिस्पेक्ट करनी है, तो उत्संस्करण में आ जाता है। और सामाजिकरण होता है, बच्चा जब किसी बाहर वाले से या अपनी फ्रेंड से या किसी रिलेटिव से बातें करता है तो उसको पता लगता है ये कौन है, ये क्या है, तो उसका सामाजिकरण के द्वारा भी अपनी भूमिका जो है वो जान लेता है। तो सामाजिकरण और उत्संस्करण इसमें दोनों ही अपना अहम रोल निभाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लेते हैं 4 में क्या है। में बात की जा रही है, जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय क्या करता है, खोजने लगता है। बालक में यह विशेषता कहते हैं। तो बालक के अंदर जो विशेषता होती है उसको क्या कहते हैं बताना है, और अवस्था में पाई जाती है इस विशेषता को, और ये किस अवस्था में पाई जाती है, इस विशेषता को क्या कहते हैं ये बताना है हमें। तो यहाँ पर दे रखा है, पूर्व संक्रियात्मक आत्म केंद्रित, पूर्व संक्रियात्मक वस्तु स्थायित्व, संवेदी चालक वस्तु स्थायित्व, मूर संक्रियात्मक प्रतिवर्ती मानसिक संक्रिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी की जो एज होती है संवेदी चालक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष की होती है, और इसी अवस्था में बच्चा क्या करता है, उसको अपनी चीज़ों से लगाव हो जाता है, अपने खिलौनों से, अपनी दूध की बोतल से, जिस प्लेट में वो खाता है उससे, खिलौनों से। तो उसका क्या रहता है, वो जो चीज़ें उसकी पसंद की होती हैं वो कुछ लिमिटेड चीज़ें ही जानता है इस एज का बच्चा। तो क्या होता है, उसकी जो चीज़ें पसंद की होती है उसको अगर आप छुपा दोगे ना तो वो उसको ढूंढता ही रहेगा। उसको ये नहीं है कि वो दूसरी ले सकता है या उसके अलावा भी कुछ है, उसको लगता है कि उसकी दुनिया उन्हीं चीज़ों तक या अपने माता पिता तक ही सीमित है। तो वो क्या हो जाता है, वो अवस्था होती है संवेदी चालक और वस्तु स्थायित्व, अर्थात बच्चे को वस्तु के स्थायित्व का पता लग जाता है कि ये वस्तु है और ये उसकी वस्तु है। तो ये सब चीज़ें जो है संवेदी चालक अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन 5 पर।
5 में दिया है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए प्याजे को महत्व देते हैं। प्याजे जो है किसको महत्व देते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान है, जबकि लेब वाइगोस्की मानते हैं। और लेब वाइगोस्की जो है वो किसको सही मानते हैं ये बताना। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। क्रियाएं करना भाषा, भाषा क्रियाएं करना, इनाम सजा या सजा इनाम। तो यहाँ पर बात हो रही है प्याजे और लेब वाइगोस्की। तो प्याजे जो है वो मानते हैं क्या कि बच्चा जो है क्रिया करेगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। और लेब वाइगोस्की क्या मानते हैं कि अगर बच्चे की भाषा का विकास हो गया है, बच्चा भाषा सीख रहा है, तो उसका क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा। तो जो लेब वाइगोस्की हैं वो भाषा को मानते हैं और जो प्याजे हैं वो क्रिया करने को मानते हैं। तो दोनों अलग अलग मानते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार अच्छा लड़का और अच्छी लड़की में व्यक्तियों की क्या विशेषता होती है। जब बात होती है कि बच्चा किस चरण में है कि वो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मानता है, तो क्या उसमें विशेषता होती है बताना है। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखता है, तो वो नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से उस अवस्था में नहीं देखता है। दूसरों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने की चाह उसके अंदर होती है। वह करने की कोशिश करना जो दूसरों को खुश करे, वह ऐसा काम करता है जिससे दूसरे जो है खुश हो सके। यह महसूस करता है कि खुद के लिए कानून और नियमों का बनाए रखना उनका कर्तव्य है। अपने लिए क्या करें, नियम बनाए, कानून बनाए, कोई गलत कार्य न करें। तो ये बात यहाँ पर सही नहीं है। अमूर्त स्वभाव सार्वभौमिक सिद्धांतों में विश्वास करना जो सभी मानवता के लिए मान्य हो, तो ये बात यहाँ पर नहीं है। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की जब बच्चे के अंदर आ जाती है, इस चरण में बच्चा होता है, तो क्या होता है, वह दूसरों के सामने सम्मान प्राप्त करना चाहता है और क्या चाहता है कि वह ऐसा काम करे जिससे सब जो है खुश रहे। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन 7 पर। 7 में बात की जा रही है लेब वाइगोस्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं। तो लेब वाइगोस्की किसको मान्यता देते हैं, यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताएं उससे परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। बच्चों की क्षमता क्या है और उसके लिए भी क्या उनको सपोर्ट दे सकते हैं, वो ये मानते हैं। या बच्चों की उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित रखना चाहिए। बच्चे अकेले बिना किसी मदद के कार्य कर सकते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। या डी उन अवधारणाओं को सीखने का या सिखाने का लक्ष्य रखना चाहिए जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे हों। तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे की बात नहीं की जा रही है। वो बात क्या करते हैं, जो बच्चे के क्षमताओं से परे है चीज़ें, और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि जब बच्चे उसको सीख सकें, उसके लिए कितना समर्थन दे सकते हैं, क्या सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये बात जो है लेब वाइगोस्की करते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है लेब वाइगोस्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं। जो संज्ञान होता है वो इसको किस प्रकार समझते हैं। अनुवांशिक व परिपक्व होना, या व्यक्तिगत व क्रिया आधारित होना, सार्वभौमिक व अचल, सामाजिक व भाषा आधारित। तो बात लेब वाइगोस्की की है, तो आंसर में जहां सामाजिक दिख गया आप वहीं पर आंसर टिक कर देंगे। लेब वाइगोस्की मानते हैं कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया करता है, वहाँ पर भाषाएं सीखता है, वहाँ पर नई नई चीज़ें सीखता है। तो अगर बच्चा समाज से जुड़ेगा और भाषा सीखेगा तो उसका संज्ञान जो है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में दिया हुआ है बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका। एक कक्षा कैसी है, बाल केंद्रित है, मतलब बच्चों को फोकस में रखा जा रहा है, बच्चे सक्रिय सदस्य के रूप में सीख रहे हैं। शिक्षार्थियों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत, तो वर्गीकृत जहां आ जाता है वो बात वहां पर रॉन्ग हो जाएगी। वर्गीकृत करना एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करना, मतलब बच्चे अनुशासन में रहें, सही कार्य करें, उसके लिए बच्चों को डराना, तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं है। अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानना, तो टीचर ऐसा है कि वो अपने आप को समझे कि ज्ञान का परम स्रोत है, तो ऐसा नहीं है। टीचर कभी ज्ञान का परम स्रोत नहीं होता। वो क्या करता है, वो बच्चों को सिखाता है और खुद भी सीखता रहता है। उसकी सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, वो जीवन पर्यंत सीखता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ या मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, तो मैं भी आपके साथ साथ सीख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं परिपूर्ण हूँ या मुझे सब कुछ आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में दिया है प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। डी इज़ द राइट आंसर। सभी बच्चों पर उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं को देखते हुए ध्यान रखना कि बच्चे कैसे हैं, किसको कितने समय की आवश्यकता है, किसको क्या बताना है, किसको क्या सिखाना है, वो चीज़ें व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखकर करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ दे रखा है क्या, हार्वर्ड गार्डनर का क्या मानना था। हार्वर्ड गार्डनर जो थे वो क्या मानते थे। यहाँ पर दिया है प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, तो ये बात हार्वर्ड गार्डनर ने मानी थी, ये सही है। बी में दिया है बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे में इतनी बुद्धि रहेगी या इतना लेवल रहेगा, तो ऐसा कुछ तय नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, तो उन्होंने ऐसा नहीं माना था।
बुद्धि कुछ स्थितियों के लिए अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अच्छी चीज़ों के लिए बच्चा क्या करे, क्या बुद्धि क्या करे, कुछ अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार ही क्या करे, सामान्य हो जाए, कभी हाइपर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये नहीं माना था, उन्होंने माना था कि विभिन्न व्यक्तियों में क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक कक्षा कक्ष में मूल्यांकन को चिन्हित करता है, अर्थात बताता है कि किस कथन में मूल्यांकन के जो पार्ट होते हैं जिनके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है उनकी बात की जा रही है। मूल्यांकन को विद्यार्थियों में डर तनाव पैदा करने के लिए, प्रतिस्पर्धा बढ़ाने देने के लिए होना चाहिए, तो ये बात गलत है। उनमें डर पैदा करने के लिए कोई मूल्यांकन नहीं होता। मूल्यांकन में विविध प्रकार के तरीके जैसे पोर्टफोलियो, कक्षा के अंतर्गत की जाने वाली अंतः क्रियाएं शामिल होनी चाहिए, तो ये बात यहाँ पर सही है। सी में दिया है मूल्यांकन बच्चों की जानकारी के प्रस्मरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे चीज़ें याद कर सकें उसके लिए मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन को केवल बच्ची यह नहीं जानती पर केंद्रित होना चाहिए, बजाय इसके कि बच्ची क्या जानती है। तो अगर टीचर है वो मूल्यांकन करना चाह रहा है तो वही देखे कि बच्चा क्या नहीं जानता है और क्या जानती है, इस बारे में मूल्यांकन कर रहा है, तो ये चीज़ें गलत है। कह रहे हैं कि केवल इसी पर फोकस करें कि बच्ची क्या जानती है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। यहाँ जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर पोर्टफोलियो कक्षा के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाएं भी इसमें शामिल होती हैं। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बात की जा रही है इस प्रश्न में कौन से कौशल का परीक्षण शामिल है। सभी बच्चों की जरूरतें, रुचियों व योग्यताओं का सम्मान करते हुए शिक्षक एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष की रचना कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी कौशल की बात की जा रही है, केवल ज्ञान की है नहीं, बोध की भी नहीं है, अभिसारी सोच की भी नहीं है, समस्या समाधान कौशल की यहाँ पर बात की जा रही है। तभी प्रगतिशील कक्षा में टीचर क्या कर सकता है, सभी की योग्यता, जरूरतों और उनके रुचियों का सम्मान कर सकता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं 16 पर। यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ है समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं दिया जाता। समावेशन को किससे बढ़ावा नहीं मिलता है, लचीलेपन समूह से, उचित समायोजन से, विभेदित निर्देश से, नामीकरण व पृथकीकरण से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है। बात हो रही है किसकी, कि जो समावेशन होता है वो किससे नहीं बढ़ता, तो समावेशन नामीकरण और पृथक्करण करने से नहीं बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं 17 पर। यहाँ क्या दिया है, यहाँ दे रखा है विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान है। बच्चा क्या है, विविध पृष्ठभूमि से आता है और प्राथमिक माध्यमिक कक्षा का बच्चा है, तो उसको अगर आप उदाहरण देते हैं तो उनके लिए उसकी लाइफ में क्या महत्व हो जाएगा, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। चलिए इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं। शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तकों में दिए गए उदाहरण का हवाला देना चाहिए, तो ये बात गलत है। शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनकी निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये बात सही है। शिक्षक को केवल प्रभावी समूह से आने वाले बच्चों को उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये बात गलत है। शिक्षक को केवल अपने अनुभवों से उदाहरण देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये बात भी गलत है। केवल टीचर अपने ही उदाहरण देकर बात को ख़त्म नहीं कर सकता है, और ना ही क्या हो सकता है कि केवल अच्छे बच्चों से ही या जो प्रभावी समूह से आ रहे हैं उन बच्चों को ही बोले कि आप अपनी लाइफ के, अपने दैनिक जीवन के उदाहरण दो, और जो बच्चे पिछड़े वर्ग से या किसी और वर्ग से आ रहे हैं तो उनको ये ना बोले कि कोई उदाहरण आप दो ही मत, शांत बैठे रहो, तो ये बात जो है यहाँ पर गलत है। बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, टीचर को खुद उदाहरण दे और पूरी कक्षा के जो बच्चे हैं उनसे बोले कि अपनी निजी ज़िंदगी के जो उदाहरण है आप भी उनको यहाँ पर शेयर करिए, एक दूसरे को बताइए। जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में दिया हुआ है क्या, विद्यार्थी जिन्हें ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार ADHD है, वे ऐसे सुनियोजित उपागम जिसमें दृश्यक व श्रवणिक विकर्षण कम किया जाता है से लाभान्वित होते हैं, या और इसका तर्क दे रखा है विद्यार्थी जिन्हें ADHD है उनकी ध्यान कर पाने की अवधि कम होती है, वे उनका ध्यान आसानी से भंग हो जाता है। तो ये बात यहाँ पर सही है कि दोनों बात जो है सही है। जो ऐसे बच्चे होते हैं उनमें ध्यान की कमी होती है, वे जल्दी से क्या करते हैं, चीज़ों को बदलते रहते हैं। वो कोई गेम खेल रहे हैं तो वो लगातार उस गेम को नहीं खेल सकते, पहले उसको खेलेंगे फिर दूसरा खेलेंगे, तो वो चीज़ों में क्या करते हैं, भटकते रहते हैं, उनके ध्यान में जो है कमी हो जाती है, वो सुनते ही नहीं है चीज़ों को, वो अपने हिसाब से ही करते रहते हैं। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए हैं। दे रखा है AR दोनों सही, RA की सही व्याख्या करता है, तो जी हाँ ये पॉइंट ही करेक्ट है, AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या भी करता है, A इज़ द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन जो हैं आप वो कट कर देंगे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है।
यहाँ पर दे रखा है वह विद्यार्थी जिन्हें दृष्टि बाधिता है उनके समावेशन के लिए क्या करना चाहिए। बच्चे कैसे हैं, उनको देखने में समस्या है, तो उनके लिए कैसा समावेशन होना चाहिए। छोटे अक्षर व चित्र वाली किताबों का प्रयोग, तो ये गलत हो जाएगा। छोटे अक्षर बच्चे देख नहीं पाएंगे और जिनमें चित्र हैं तो वो बच्चे देख ही नहीं पाएंगे जिनको देखने में समस्या है। स्पर्शिक सामग्री व अन्य संसाधन जिनमें उपहार का प्रयोग हो, तो ये चीज़ सही है। बच्चे जो हैं, ऐसे बच्चे जो होते हैं क्या है, छूकर चीज़ों को महसूस कर पाते हैं और उनको सीख पाते हैं। ऐसे ही उनको नक्शे चित्र दे जाते हैं और ऐसे ही अक्षर वाली उनको किताब दी जाती है जिनमें अक्षर उभरे हुए हों। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। चलिए बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सहायक तकनीकी के प्रयोग पर प्रतिबंध, तो प्रतिबंध यहाँ पर नहीं लगाना, प्रतिबंध लगाना यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये गलत है। शिक्षकों व समकक्षियों द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग, जब बच्चे देख नहीं पा रहे हैं तो सांकेतिक भाषा कैसे समझेंगे। बिना बोले आप उनको संकेत करेंगे तो बच्चे की क्या समझ आएगा जब वो देखेगा ही नहीं चीज़ें। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर है रचनात्मक की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है। तो जो रचनात्मक होते हैं उनमें सबसे विशिष्ट विशेषता क्या होती है, वे अनुरूपता का पालन करते हैं कि एक दूसरे को देखकर ही चीज़ें सीख ले। अभिसारी सोच होती है, अपसारी सोच होती है, या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अपसारी सोच। जो रचनात्मकता वाला गुण है उसमें सबसे जो विशिष्ट है वो क्या है, अपसारी सोच है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अर्थात क्या, अर्थात ये कि मान लीजिए आपने किसी को कोई समस्या हल करने के लिए दी तो उसके वो एक से अधिक उत्तर खोज लेता है तो वो रचनात्मक होता है, वो उसको ही अपसारी सोच बोला जाता है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि आपने एक प्रश्न दिया और उसका एक ही उत्तर आ रहा है तो ये अभिसारी सोच होता है। तो आपको यहाँ से क्लियर भी हो गया होगा कि अभिसारी और अपसारी में क्या अंतर होता है। तो एक के बहुत सारे उत्तर खोज लेना ये होती है रचनात्मक विशेषता और अपसारी सोच। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। दिया है सक्रिय जुड़ाव का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सक्रिय जुड़ाव, अर्थात बच्चा एक्टिव होकर जुड़ रहा है, चीज़ों को सीख रहा है। तो पूछताछ और जांच हो जाएगा, वेधन अभ्यास है, रटकर स्मरण है, निष्क्रिय सुनना। बच्चा सुन ही नहीं रहा, उसका मन ही नहीं है सुनने में, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो जुड़ाव होगा ही नहीं। अगर चीज़ों को रटे जा रहा है तो उसमें जुड़ाव नहीं होगा क्योंकि उसकी रुचि नहीं है उसमें। फिर यहाँ पर है वेधन और अभ्यास, बच्चा क्या कर रहा है, बार बार चीज़ों का प्रैक्टिस करे जा रहा है, उनको लिख लिख कर देख रहा है। तो यहाँ पर कोई सक्रिय जुड़ाव नहीं। बच्चा क्या कर रहा है, जब उसको टीचर पढ़ा रहा है या कोई चीज़ समझा रहा है तो बच्चा पूछताछ कर रहा है, बार बार प्रश्न पूछे जा रहा है, जांच कर रहा है कि टीचर हमें क्या बता रहा है और हमें क्या उसके बारे में जानकारी है, क्या हम नया और जान सकते हैं। तो बच्चा तब क्या करेगा, सक्रिय जुड़ाव को महसूस करेगा, तब उसमें सक्रिय जुड़ाव होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाता है। चलिए आते हैं 22 पर। यहाँ पर बात हो रही है ज्ञान के निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं। जब ज्ञान का निर्माण होता है तो कौन सी प्रक्रियाएं उसमें होती हैं। पूर्व ज्ञान का संगठन होता है, वह पुनर्संगठन भी होता है। जो पहले का ज्ञान है उसका संगठन किया जा रहा है और जो नया ज्ञान है उसका भी संगठन हो रहा है। तो ये पॉइंट करेक्ट है। अन्वेषण व खोज, बच्चा क्या करता है, सक्रिय होकर खोज करता है, अन्वेषण करता है, चीज़ों को ढूंढता है। तो ये चीज़ भी करेक्ट है। सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चा समाज से अंतःक्रिया करेगा तभी उसके ज्ञान का निर्माण होगा। अगर अंतःक्रिया नहीं करेगा तो उसका ज्ञान का जो भंडार है वो बढ़ेगा नहीं, वो भरेगा नहीं। अर्थात क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही ज्ञान का निर्माण संभव है। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है। चलिए जिसमें ये आ जाएंगे वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ क्या दे रखा है। फर्स्ट में दिया है ए और थर्ड, ए में दे रखा है सेकंड और थर्ड, ये रॉन्ग हो जाएगा। बी में दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों पॉइंट दिए हैं यहाँ पर। सी में दिया है फर्स्ट थर्ड और डी में दे रखा है फर्स्ट और सेकंड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बात क्या की जा रही है कि ज्ञान का निर्माण किससे संभव है, ज्ञान का संगठन होगा, अन्वेषण और खोज होगी और समाज के साथ अंतःक्रिया होगी, सामाजिक अंतःक्रिया होगी, तो ज्ञान का निर्माण अवश्य ही संभव है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ आज की क्लास भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा। और हाँ, बताना ना भूलिएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। मैं अदर सब्जेक्ट्स भी करवा रही हूँ, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा, वहाँ पर आप और क्लासेस देखकर पढ़ते रहिएगा, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा।